दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 सस्य विज्ञान के जो अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे हम। तो बने रहिए वीडियो पे। सभी पाठों के अभ्यास प्रश्न देखेंगे, लेकिन पाठ इसमें 48 पाठ है, तो 48 पाठों को हम 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। और कक्षा 12 के सस्य विज्ञान की किताब से यदि आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। कक्षा 12 सस्य विज्ञान कृषि वर्ग, और यह किताब जो 2009-10 में कक्षा 12 में चलती थी वो किताब है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की किताब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 2009 में चलती थी, तो ये है। और अब चलते हैं, हम केवल अवश्य पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये सभी इनके टॉपिक हैं, और सभी जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक कृषि प्रयोगशाला सिलेबस में है। तो और एक वीडियो आपको ये भी बताएंगे आपको कि सभी फसलें और फसलों के वानस्पतिक नाम और उनका कुल, ये भी एक अलग वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सस्य विज्ञान अध्ययन अध्याय प्रथम, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। पहले पाठ का नाम है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। चलते हैं अभ्यास प्रश्नों में। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। प्राकृतिक कारक कौन सा है? तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है, तो पहला हो जाएगा इसमें स्थलाकृति। कली मृदा की अपेक्षा बलुई मृदा की उर्वरता जो होती है वो कम होती है। और कले जो मृदा है, कले मृदा को सिल्ट मृदा भी कहते हैं। और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक है, तो प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा उर्वरता है, मृदा की स्थिति है, मृदा की भौतिक दशा है, उपयुक्त सभी है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, द इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मृदा उत्पादकता की परिभाषा और मृदा आयु मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करती है, तो ये देख लेते हैं। पहले मृदा उत्पादकता की अनुकूल परिस्थितियों में, मृदा उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी मृदा की फसल पैदा करने की जो क्षमता होती है, फसल उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, उसको हम मृदा उत्पादकता कहते हैं। और मृदा उत्पादकता को साधारणतया रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में मापते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट मृदा आयु। मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। पुरानी मृदाओं में अधिक अपचय, लगातार फसलों के उगाने, मृदा क्षरण एवं अपसालन के कारण उनकी उर्वरता नवनिर्मित मृदाओं की अपेक्षा कम होती है। ये था सेकंड का आंसर। मृदा उत्पादकता और मृदा आयु मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करती है, उनके आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट दो के अभ्यास प्रश्न है। राजस्थान में कितने लाख हेक्टेयर भूमि लवणीय क्षारीयता से ग्रस्त है? राजस्थान में जो लवणीय क्षारीयता से ग्रस्त है वो कितने लाख भूमि है, कितने लाख हेक्टेयर है? तो 11 लाख। मृदा किस मृदा में ऊपरी सतह सूखने पर खेत में जगह जगह सफेद चकते उभर आते हैं? सफेद चकतों का उपनाम है रेह, सफेद ऊसर, रेहली भी इसको कहते हैं। और ये लवणीय मृदा है, इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अति लघुतात्मक प्रश्न, लवणीय व क्षारीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पौधों पर क्या प्रभाव होता है? तो इसमें बीजों का अंकुरण कम होता है और उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सेकंड नंबर, लवणीय क्षारीय व लवणीय क्षारीय मृदाओं में अंतर लिखिए। अंतर बताएंगे आपको। लवणीय भूमि में नेक्स्ट 3 नंबर, लवणीय भूमि में उगाने योग्य 5 प्रमुख फसलों के नाम। तो चावल, जौ, गेहूँ, सरसों, अलसी, ढेंचा, चुकंदर आदि जो है लवणीय भूमि में उगाने योग्य फसलें हैं। चलते हैं आगे, इसका आंसर देख लेते हैं हम। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा में अंतर। अब इसमें देखिए, वर्ग विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ds प्रति एम, ds प्रति एम का मतलब होता है डेसी साइमन प्रति मीटर। pH मान और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत। लवणीय मृदा जो होती है, लवणीय मृदा में इनका विद्युत चालकता जो होती है 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। और pH मान जो होता है लवणीय मृदा का 8.5 से कम होता है। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से कम होती है। क्षारीय मृदा में विद्युत चालकता जो होती है 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम होती है। pH मान 8.5 से अधिक होता है और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से अधिक होती है। और लवणीय क्षारीय मृदा है, इसमें विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक और pH मान भी 8.5 से अधिक और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता भी 15 से अधिक होती है। यह है लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदाओं में अंतर। चलते हैं आगे, पार्ट 3, अम्लीय मृदाएं एवं उनका प्रबंधन। अभ्यास प्रश्न पार्ट 3 के,
अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय मृदाओं का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। अम्लीय मृदाओं का सुधार चूने वाले पदार्थ मिलाकर किया जाता है, जबकि सारी मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, अर्थात जिप्सम मिलाकर सारी मृदाओं को सुधारा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अम्लीय मृदाएं अधिकतर कहाँ पाई जाती है? अम्लीय मृदाएं जो पाई जाती है वो नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, नम जलवायु वाले क्षेत्रों में। और अम्लीयता कितने प्रकार की होती है? अम्लीयता 2 प्रकार की होती है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 अर्थात अध्याय 4 राजस्थान की मृदा शरण एवं उनका संरक्षण। चलते हैं इनके प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्न। रेतीली या बलुई मृदा में कले की मात्रा कितनी होती है? कले की मात्रा 5 से 7% होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वोत्तम है। अब पहला, मृदा शरण की परिभाषा। सेकेंड, मृदा शरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले वृक्षों के नाम। तो मृदा शरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले वृक्ष विलायती बम्बूल है, केदरी शीशम रोइडा है, इजरायली बम्बूल है। और राजस्थान में पाई जाने वाली या राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। और पहला वाला है मृदा शरण की परिभाषा, वो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। मृदा शरण एवं उनका संरक्षण। तो यहाँ से देखिए आप, मृदा शरण के बारे में भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की जो क्रिया होती है वो मृदा शरण कहलाती है। और मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन जो होता है वो मृदा शरण कहलाता है। और अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है, लेकिन हवा भी यह कार्य करती है। मृदा शरण का कार्य कौन करता है? तो जल के द्वारा भी होता है और हवा के द्वारा भी होता है। मृदा को विभिन्न शरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया जो होती है, उनके बहने और कटने से बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। चलते हैं आगे। अभ्यास प्रश्न। भारत में वर्ष 1951-52 में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग था। 1951-52 में प्रति हेक्टेयर उर्वरक कितना उपयोग में किया जाता था? तो उस समय 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से हो जाएगा इसमें। और जैविक खेती में प्रयोग लिया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो इसमें जीवांश खाद है, इसमें राइट हो जाएगा। और भारत में वर्तमान में प्रति हेक्टेयर कितना उर्वरक प्रयोग होता है? तो वर्तमान में 91 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 91 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये 2009-10 के अकॉर्डिंग है। राजस्थान में जैविक उत्पाद को प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत संस्था का नाम लिखिए। तो राजस्थान राज्य जैविक उत्पादन एंड बीज प्रमाणीकरण संस्था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 6 जीवांश खाद एवं उनकी उपयोगिता। चलते हैं पार्ट 6 में 6 के प्रश्न उत्तर। पहला, जीवांश खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है? तो जैविक, रासायनिक, भौतिक उपयुक्त सभी पर प्रभाव पड़ता है। भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी है? जस्ते की कमी 47% मृदाओं में जस्ते की कमी है। चलते हैं आगे। जीवांश खाद भूमि की संरचना में कैसे सुधार करती है? और खाद की परिभाषा दोनों नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए, पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं, वे खाद कहलाते हैं। जीवांश खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक अवस्था में सुधार होता है। और प्रमुख खादों के बारे में पूछ लिया जाए तो जैविक खादें कौन सी है? गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री खाद, मछली की खाद, हरी खाद, खली की खाद, आदि की खाद आदि जैविक खादें। और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 जीवांश खादें बनाने की विधि एवं प्रयोग। तो प्रश्नों पर चलते हैं डायरेक्ट। नीम की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है? अजेटिरेक्टिन हार्मोन ये पाया जाता है, अजेटिरेक्टिन रसायन पाया जाता है, इसमें राइट हो जाएगा। और महुआ खल का उपयोग या प्रयोग खेत में बुआई के कितने दिन पूर्व करना चाहिए? महुआ की यदि खल का प्रयोग कर रहे हैं तो 60 दिन पूर्व करना चाहिए, बुआई के 60 दिन पूर्व। अति लघुतात्मक प्रश्न। पहला, गोबर की खाद के मुख्य घटक क्या है? तो गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन होती है, 0.25% फॉस्फोरस होता है, 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फॉस्फोरस और 0.50% पोटास होता है। 2 नंबर, नेपेड विधि द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की मात्रा लिखिए। अर्थात नेपेड विधि द्वारा तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% होता है और फॉस्फोरस 0.5 से 0.9% होती है।
3 नंबर, वर्मी कंपोस्ट किस प्रजाति के केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है? तो एपीजिक किस्म के केंचुए। और नीम की खल में नाइट्रोजन 5.22% होता है, फॉस्फोरस 1.08% होता है और पोटास 1.50% होता है। चलते नेक्स्ट पार्ट 8, जैव उर्वरक प्रकार व उपयोग की विधि। अभ्यास प्रश्न, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? चने के लिए राइजोबियम। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? तो एजोला का उपयोग चावल में करते हैं, चावल को ही धान कहते हैं, तो ये वाला राइट हो जाएगा। पहला, मक्का के लिए कौन सा नाइट्रोजनधारी जैव उर्वरक के रूप में काम करता है या जैव उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं? तो एजोटोबैक्टर हो जाएगा। और धान के खेत में एजोला की कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं? तो धान के खेत में एजोला जो होता है 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर, जिससे या वर्ग मीटर में पूछ लिया जाए तो वर्ग मीटर में 50 से 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, और हेक्टेयर में पूछ लिया जाए तो हेक्टेयर में 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अभ्यास प्रश्न। बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ए वाला राइट हो जाएगा, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं? तो कंद में। वे वाला राइट हो जाएगा। कृषि पंचांग किस पर आधारित है? तो चंद्रमा की गति पर आधारित है, चंद्रमा की गति पर। और पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बुआई करने पर क्या होता है? तो अंकुरण दर में वृद्धि होती है 48 घंटे पूर्व बुआई करने पर पूर्णिमा की। बायोडायनेमिक खेती क्या है? तो बायोडायनेमिक खेती का जो नाम है यानी दूसरा नाम जैव गति की कृषि। चंद्र उत्तरायण पक्ष में कौन से कृषि कार्य करने चाहिए? तो उत्तरायण में होता है तब बुआई करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट है, परभक्षी कीट क्राइसोपिड्स है। एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? गन्ना में। एपिकार्निया का उपयोग किया जाता है वो गन्ना में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। पहला, किन्हीं दो परभक्षी कीटों के नाम लिखिए। तो क्राइसोपिड्स और कोक्सिनेला। कीट व्याधि नियंत्रण हेतु दो महत्वपूर्ण वनस्पतियों के नाम। तो नीम और क्रंच। बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस जीवाणु कौन से गण के कीटों का नियंत्रण करते हैं? तो लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा गण के कीटों का। चलते हैं अगले पार्ट में। अध्याय 11, फसलों की जलमांग एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। अभ्यास प्रश्न, जलमांग को प्रभावित करते हैं। जलमांग को कौन प्रभावित करते हैं? मृदा, फसल की प्रकृति, जलवायु, उपयुक्त सभी प्रभावित करते हैं। एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया में प्रयुक्त होता है वह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन अनुपात। चलते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। जलमांग को सूत्र रूप में लिखिए। जलमांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो फसल की प्रकृति, मृदा, जलवायु और फसल प्रबंधन। तो दोनों सूत्र देख लेते हैं हमें। जलमांग को सूत्र रूप में लिखिए, जलमांग का सूत्र और सिंचाई जल आवश्यकता का सूत्र। तो ये फसलों की जलमांग एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों में है। तो पहला यहाँ देख लेते हैं नीचे, जलमांग बराबर वाष्पोत्सर्जन। जलमांग बराबर वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस सिंचाई में जल की हानि प्लस विशेष प्रक्रियाओं में प्रयुक्त जल बराबर जलमांग होता है। जलमांग को इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जलमांग बराबर सिंचाई जल की आवश्यकता प्लस प्रभावी वर्षा प्लस मृदा में संग्रहित नमी का योगदान। और सेकंड आता है कि सिंचाई जल आवश्यकता का सूत्र। तो सिंचाई जल आवश्यकता का सूत्र होगा जलमांग माइनस प्रभावी वर्षा माइनस मृदा। पार्ट 12, सिंचाई आवश्यकता समय एवं मात्रा। अभ्यास प्रश्न, क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता जो होती है वो 100% होती है। और गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है वो शीर्ष जड़ जमने पर हो जाएगा। गेहूं की जलमांग कितनी होती है? तो गेहूं की जलमांग 450 से 750 के मध्य होती है। और ज्वार की जलमांग भी यही होती है, 450 से 750 के मध्य। मक्का की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी है? क्रांतिक अवस्थाएं पूछ रहा है मक्का के लिए। तो एक तो इसमें नर मंजरी है, नर मंजरी आते समय और एक इसमें बुट्टे बनते समय। नर मंजरी आते समय और बुट्टे बनते समय दो इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, तो ध्यान
रख लेना आपको। 2 क्रांतिक अवस्थाएं, एक तो नर मंजरी आते समय और एक बूटे बनते समय। तो ये हो जाएगा। चलते नेक्स्ट, पाठ 13, अध्याय 13, खरपतवार परिभाषा, विशेषताएं एवं वर्गीकरण। खरपतवारों के बारे में। तो अभ्यास प्रश्न, गाजर घास के एक पौधे में बीजों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? गाजर घास के एक पौधे में बीजों की संख्या 5000 पाई जाती है एक पौधे में। निम्नलिखित में से किस खरपतवार के बीज सरसों के बीजों से आकार एवं आकृति में मिलते जुलते हैं? तो सत्यानाशी। निम्न में से रबी की फसल का खरपतवार है तो कृष्ण नील। चलते आगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, खरीफ रबी की फसलों में पाए जाने वाले दो दो खरपतवारों के नाम। तो खरीफ में पाया जाने वाला पत्थरचट्टा, जंगली चौलाई, लहसुआ। और रबी की फसल में पाए जाने वाले खरपतवार कृष्णनील, सत्यानाशी, प्याजी। चौड़ी पत्ती वाले के नहीं दो खरपतवारों के नाम लिखिए। तो चौड़ी पत्ती वाले बथुआ, कृष्णनील, धतूरा। बरसीम की फसल में अधिक वृद्धि करने वाले खरपतवार का नाम है कासनी खरपतवार। कासनी खरपतवार है जो बरसीम में पाया जाता है। अध्याय 14, खरपतवारों द्वारा होने वाली हानियां व लाभ। अभ्यास प्रश्न, सरसों के तेल में दुर्गंध किस खरपतवार के बीज मिले होने से होती है या आती है? तो सत्यानाशी। मक्का पर लगने वाली डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का कवक निम्न में से किस खरपतवार पर शरण लेता है? तो एक कांस खरपतवार हो जाएगा। 2 नंबर राइट हो जाएगा ब। और कि नहीं दो औषधीय खरपतवारों का नाम लिखिए। तो औषधीय गोखरू है, सावा है, धूप घास और चिड़चिड़ा। ये सभी खरपतवार औषधीय है। चलते हैं आगे, भारत में फसल उत्पादन में विभिन्न कारकों द्वारा होने वाली हानि में कितने प्रतिशत हानि सिर्फ और सिर्फ खरपतवारों द्वारा होती है, जो कि सर्वाधिक है? तो ये 33 से 35%। चलते हैं नेक्स्ट, अध्याय 15, खरपतवार नियंत्रण। अभ्यास प्रश्न, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय है? तो ये निरोधात्मक उपाय, ए वाला राइट हो जाएगा। निम्न में से शाकनाशी रसायन है, शाकनाशी रसायन 2,4-D है। और नेक्स्ट 3 नंबर, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है? तो ये गाजर घास, से वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 2,4-D शाकनाशी का प्रयोग किस तरह के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। और 2 नंबर, शाकनाशी रसायन किसे कहते हैं? 3 नंबर, जैविक नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? दोनों के आंसर आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करने के काम आते हैं वो शाकनाशी कहलाते हैं। वर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग खड़ी फसलों में किया जाता है। ध्यान रखना, खड़ी फसलों के लिए वर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग चुनिंदा खरपतवारों को नष्ट करने हेतु किया जाता है, जबकि अवर्णात्मक जो शाकनाशी होता है वो सभी तरह की वनस्पति को नष्ट करने के काम आते हैं। इसलिए प्राय इन्हें अकर्षित क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकर्षित क्षेत्रों में काम में आने वाला शाकनाशी कौन सा था? अकर्षित में अवर्णात्मक और खड़ी फसलों में वर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। अब जैविक खरपतवार नियंत्रण। तो जैविक खरपतवार नियंत्रण में खरपतवारों के प्राकृतिक शत्रु जीव जंतुओं, कीटों, रोगजनकों द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य खरपतवारों को पूरी तरह नष्ट करने का न होकर उनके पौधों की संख्या कीट व्याधियों द्वारा इतनी कम कर देना कि उनका प्रभाव मुख्य फसल पर बहुत कम पड़े। ये जैविक नियंत्रण। चलते हैं नेक्स्ट, 16 पाठ, अध्याय 16, बीज, उत्तम बीज के गुण एवं बीजोत्पादन, बीजों का उत्पादन वगैरह। तो अभ्यास प्रश्नों में चलते हैं। आधार बीज का स्रोत है। आधार बीज का स्रोत यानी आधार बीज का जन्म कहाँ से हुआ? तो प्रजनक बीज से। तो आधार बीज का स्रोत प्रजनक बीज। और प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता? तो प्रमाणित पर नीले रंग का टैग लगा हुआ रहता, जबकि पीले जो रंग है, पीले रंग का टैग प्रजनक में होता, प्रजनक बीज में, और सफेद रंग का टैग आधार बीज में होता। चलते हैं आगे, अति लघुत्रात्मक बीज की परिभाषा लिखिए। और सेकंड है, पृथक्करण दूरी से क्या अभिप्राय है? और थर्ड है, रोंगिंग किससे कहते हैं? रोंगिंग, खेत के झाड़ झंखाड़ को साफ करना ही रोंगिंग कहलाता है। तो पहला दूसरा देख लेते हैं। पहला, बीज, दाना, फल, पत्ती, जड़ तथा तना का वह भाग जो अपने समान पौधे
एक मिनट सॉरी। बीज, दाना, फल, पत्ती, जड़ तथा जड़ या तना का वह भाग जो अपने समान रूप के पौधों को जन्म देता है वह बीज कहलाता। और फसल उत्पादन में बीज का सर्वोपरि स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट। बीजोत्पादन में आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य एक निश्चित दूरी बनाए रखना आवश्यक है, जिसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। भिन्न भिन्न फसलों के लिए अलग अलग पृथक्करण दूरी होती है। और आगे, किस्म की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए खेत में से अन्य किस्म, रोगग्रस्त पौधे, खरपतवार के पौधों को पौधावस्था, पुष्पावस्था, बीज पकते समय निरीक्षण करके उखाड़ कर खेत से बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया होती है, खेत से बाहर फेंकने की प्रक्रिया वो रोंगिंग कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। रोंगिंग से मतलब क्या है कि खरपतवारों को उखाड़ कर खेत से बिल्कुल ही बाहर फेंक देना, अर्थात जाड़ जंखाड़ साफ करना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 17 नंबर, शुष्क कृषि महत्व एवं सिद्धांत। अभ्यास प्रश्न, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है? 10। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? ग्वार। चलते हैं आगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न, शुष्क कृषि में बीज दर सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक रखते हैं? 10%। शुष्क खेती के लिए उपयुक्त बाजरा, मूंग, मोठ की दो उन्नत किस्में कौन कौन सी है? तो आगे देखते हैं हम। ये शुष्क खेती के लिए फसलों की किस्में हैं। तो बाजरा की MH 179, RHV 90, WCC 75 है। और इसके अलावा ये सभी जो फसलें हैं ये सभी शुष्क खेती के लिए है। और एक मूंग और मोठ की देख लेते हैं। मूंग की किस्में हैं के 851, पूसा वैसाखी, RMG 62, मोठ की है RMO 40, जड़िया ज्वाला IPCMO 880। और सभी किस्में आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें, आपको एक अलग वीडियो में ये सभी किस्में बता देंगे। चलते हैं अगले पार्ट में। 18 पार्ट, शिष्यावर्तन, फसल चक्र, परिभाषा, महत्व एंड सिद्धांत। अभ्यास प्रश्न, एक मिनट, पार्ट 18 हो गया। पार्ट 18 फसल चक्र। तो प्रश्नों में चलते हैं। अभ्यास प्रश्न, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मूंग हो जाएगा इसमें। कोई दो 1 वर्षीय फसल चक्र लिखे। 1 वर्षीय, बाजरा, जीरा, तिल, गेहूँ, मक्का, चना। कोई दो मृदा संरक्षण में सहायक फसलों के नाम लिखे। तो मृदा संरक्षण जो है उपयुक्त फसल चक्र अपनाकर भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। और फसल चक्र में मक्का, बरसीम, कपास, गेहूँ बोकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। 19वां पाठ, अध्याय 19 है मिश्रित फसल, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत एंड महत्व। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना क्या कहलाता है? गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल बो रखी है तो रक्षक फसलें कहलाती है, रक्षक। और मिश्रित फसलें होती है, इसको दोनों को मिलाकर बोया जाता है। और सहचर जो साथ साथ में बोई जाती है, जैसे कि 2 पंक्तियां चने की बो दी, 2 पंक्तियां फिर दूसरी फसल की बो दी, साथ साथ में बोया जाता है वो सहचर। और मिश्रित है जो मिलाकर बोई जाती है। और चारों ओर जो बोई जाती है वो रक्षक फसलें कहलाती हैं। तो इसमें बाय राइट हो जाएगा रक्षक फसलें। चलते हैं नेक्स्ट। अनाज वाली व दलहनी फसलों के सस्य मिश्रण के 2 उदाहरण दीजिए। सस्य मिश्रण, बाजरा, मूंग और मक्का, सोयाबीन और गेहूँ, चना। मृदा संरक्षण में सहायक 2 फसलों के नाम। मृदा संरक्षण में मूंग, सोयाबीन, उड़द। तो ये थे 19 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा अधिक हो जाएगा वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और अन्य उद्यान विज्ञान, पशुपालन, उनके प्रश्न भी पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके।